अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी के सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार के साथ ही हमेशा की तरह एक बार फिर हम आ पहुंचे हैं आपसे मिलने और अपने साथ आपको भी पूर्वोत्तर की ओर ले जाने के लिए। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह राष्ट्रपति भवन में 2023 के 106 पद्म पुरस्कारों में से 54 पुरस्कार प्रदान किए गए। पूर्वोत्तर में किन राज्यों से किसे सम्मानित किया गया, ये हम जानेंगे। मिजोरम में लुंगलेई को मिला स्वच्छ शहर का पुरस्कार। त्रिपुरा में 13वीं विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार को अगरतला में शुरू हुआ। असम में G20 देशों का अनुसंधान और नवाचार योजना सम्मेलन शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ में सम्पन्न हुआ। साथ ही खुमताई विधायक मृणाल सैकिया के साथ उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक अद्वितीय स्वच्छ गांव और स्वच्छ चाय बागान प्रतियोगिता आयोजित करने पर साक्षात्कार हम सुनेंगे। पूर्वोत्तर की ओर जाने का या घूमने का अगर आप मन बना रहे हैं तो आज ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस सप्ताह दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव रेलगाड़ी नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी को रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी 15 दिन में असम में गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीरंगा, त्रिपुरा में ऊनाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा और मेघालय में शिलांग और चेरापूंजी की आपको यात्रा कराएगी। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का शुभारंभ घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने की केंद्र सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के अनुरूप है। पूरी तरह वातानुकूलित इस रेलगाड़ी में 2 प्रकार की सुविधाएं AC1 और AC2 हैं। इस रेलगाड़ी को चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर शुरू किया गया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री मोदी को रेलवे में सुधार के लिए उनकी दूरदर्शिता और पहल के लिए धन्यवाद दिया। तो अब हमारे जो भी श्रोता पूर्वोत्तर जाना चाहें, इस रेलगाड़ी से आराम से जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। आने जाने के इस प्रबंध के बाद अब बात करते हैं इस सप्ताह राष्ट्रपति भवन में 2023 के 106 पद्म पुरस्कारों में से 54 पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। त्रिपुरा के एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विक्रम बहादुर जमातिया, समाज सेवा। श्री जमातिया ने सामाजिक कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। त्रिपुरा में 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में विद्रोही गुटों को ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT के रूप में जाना जाता था। आकाशवाणी के साथ एक बातचीत में श्री जमातिया पुरानी यादों में खो गए और कुछ दिलचस्प बातों को साझा किया। त्रिपुरा में जो पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है उनको रेसिस्ट किया, उनको छुड़ा दिया, वहाँ त्रिपुरा से भगा दिया। ऐसा करके 2002 तक कम्प्लीटली एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज खत्म किया। वो भी जनजाति समाज का सोशल सर्विस हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। ऐसा काम देखने के बाद मेरा कम्युनिटीशिप का टेन्योर भी खत्म हो गया। तो मेरा खत्म होने के बाद मेरा उत्तर पूर्व भारत में जो 7 सिस्टर स्टेट है, मुझे बुलाया वहाँ पर एक आपका जैसा करके आपको त्रिपुरा में एक्सट्रीमिस्ट को ये किया, रेसिस्ट किया, ऐसा करके हमारा राज्यों में भी करना पड़ेगा। ऐसा करके यूनाइटेडली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो ऑर्गेनाइजेशन है जनजातीय फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम। इतना यह हुआ, सारा भारतवर्ष में उनका वाणी मैंने प्रचार किया, जागता पूर्वांचल। श्री जमातिया ने कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों और कस्बों से ही आएं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना पूरा जीवन गांवों में बिताते हैं, फिर भी समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।
ऐसे ही एक व्यक्ति हैं विक्रम बहादुर जमातिया। श्री जमातिया त्रिपुरा के 19 आदिवासी समुदायों में से ही आते हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण के लाभों को कर्मचारियों तक नहीं पहुंचने देने की समस्या पर ध्यान देते हुए उन्होंने इन समुदाय के व्यक्तियों को एक साथ लिया और तत्कालीन सरकार को 1989 में एक कानून बनाने के लिए दबाव बनाया। वर्ष 1997 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अकरा बनाया गया, जिसका अर्थ है उनके समुदाय का प्रमुख। अगर किसी को लगता है कि 86 साल की उम्र में श्री जमातिया ने अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर लिए होंगे तो आप गलत हैं। श्री जमातिया का कहना है कि अभी भी एक स्वप्न पूरा नहीं हुआ है और वो है त्रिपुरा राज्य में सभी 19 जनजातीय समुदायों के लिए प्रथागत कानूनों को लागू करना। मैंने त्रिपुरा का जो 19 जनजातीय समाज है ना, वो जनजातीय समाज का प्रत्येक समाज का कस्टमरी लॉ कोडिफाइड करा के, उनका आइन करा के, उनके रूल्स करा के जाऊंगा, जाने का शक्ति सक्षम अभी भी है। श्री जमातिया की इस वीर गाथा से निश्चित रूप से न केवल उनके समुदाय के लोग बल्कि देश के अन्य हिस्सों की युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। पद्म पुरस्कार पाने वालों में अब असम की बात करें तो हेमोप्रोवा चुटिया असम के डिब्रूगढ़ जिले के हथकरघा कलाकार हैं। उन्होंने भगवत गीता को एक कपड़े पर बुना। हेमचंद्र गोस्वामी जो माजुली के कलाकार हैं, वो मुखौटा तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसी तरह दीमा हसाओ जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांगबे न्यूमे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। असम के न्यूमे को हिराका के नायक के रूप में भी जाना जाता है। मिजोरम से पद्म पुरस्कार पाने वालों में श्रीमती केसी रणरेम सिंगी कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। मिजोरम की कला और संस्कृति के लिए वे बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने से पहले बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने मिजो लोक गीतों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। 59 वर्षीय इस गायिका ने गायन और नृत्य को अपने शौक के रूप में लिया, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई क्योंकि लोगों ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान देना शुरू किया। अपनी छोटी उम्र में वो चर्च के कार्यक्रमों और विवाह समारोहों में मिजो गीत गाने लगी। धीरे धीरे लोग उनके प्रदर्शन की सराहना करने लगे और इससे उन्हें संगीत को एक पेशे के रूप में आगे बढ़ाने का विश्वास मिला। पिछले 4 दशकों से श्रीमती रुनरिम सांगी मिजोरम के लोकगीत और जनजातीय संगीत के साथ साथ मिजो विरासत के संरक्षण के लिए भी लगातार काम कर रही हैं। नागालैंड से पद्मश्री पुरस्कार विजेता निहनुओ सोरही को कला के लिए सम्मान मिला है। श्रीमती निहनुओ सोरही वस्त्र कला। श्रीमती सोरही जनजाति लोइन लूम बुनकर हैं। वे बुनाई के स्वदेशी शिल्प संरक्षण के लिए बहुत काम कर रही हैं और उन्होंने इस कला में 300 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। श्रीमती सिरोही को नागालैंड की मास्टर बुनकर के रूप में जाना जाता है। श्रीमती सोरही अपनी कलाकृतियों, अपने हस्तशिल्प के लिए 2007 और 2022 में 2 बार राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। वे कोहिमा जिले में रहती हैं और आंगामी समुदाय से हैं। उनका जन्म 1963 में हुआ। 4 साल की उम्र से ही अपनी मां से उन्होंने बुनाई की कला सीखी और 300 से अधिक स्थानीय नागा महिलाओं को करघे की बुनाई के साथ साथ मनके का काम भी उन्होंने सिखाया है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीविकोपार्जन में मदद मिले। श्रीमती सोरही को संत कबीर पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हथकरघा विरासत को जीवित रखने में बहुमूल्य योगदान के लिए उत्कृष्ट बुनकरों को दिया जाता है। श्रीमती सोरही ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा आयोजनों में नागालैंड का प्रतिनिधित्व भी किया है। मिजोरम में लुंगलेई को मिला है स्वच्छ शहर का पुरस्कार। मिजोरम के कस्बे और शहर आमतौर पर बहुत साफ रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है।
स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता अभियान को अधिक महत्व दिया है। समय बीतने के साथ साथ कई शहरों और सार्वजनिक स्थानों यहां तक कि सड़कों को भी एक नया रूप मिला है। केंद्र सरकार ने लुंगलेई शहर को स्वच्छ शहर पुरस्कार और भारतीय स्वच्छता लीग 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय स्वच्छता लीग भारत की पहली अंतर शहर प्रतियोगिता है, जिसका नेतृत्व युवाओं ने कचरा मुक्त शहरों के निर्माण के लिए किया है। लुंगलेई जिले में विभिन्न स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। लोग अपने शहर को साफ रखने के लिए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। स्वच्छता दूत के रूप में भूमिका निभा रही ललन कावली पाउतो लुंगलेई की स्वच्छता लीग ब्रांड एम्बेसडर हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा, Being a singer, as soloist, there are times when I am given a chance to deliver short message to the audience before performing on stage. In those opportunities, I always give a short speech on the significance and importance of cleanliness. Analyzing from the feedbacks I have received so far, there are numbers of people who have started taking efforts to improve their status regarding the cleanliness of their house and surroundings. There are some who have started to join the League of Swachh Bharat mission in their own pace. श्रीमती लनकावली ने बताया कि जिन महिलाओं, युवाओं और बच्चों की अपनी स्वयं की स्वच्छता इकाई है, वे नियमित रूप से स्वच्छता कार्यों में शामिल होते हैं। She said the women folk, youth and children who have their own Swachhata units join the cleanliness work on a regular basis. With Subhashis Chanda, this is Irene from Aizawl. और अब बात सिक्किम की। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के 2 अंपायरों को राष्ट्रीय ग्रेड अंपायर के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय मैच नियंत्रक के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय नियंत्रण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नवांग लामा और कर्मला शेरपा को राष्ट्रीय अंपायर के रूप में मान्यता मिली। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहल पर इसे आयोजित किया गया था। नवांग लामा वर्तमान में सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में स्टेट अंपायर की परीक्षा भी पास की थी। इस तरह से वे सिक्किम के पहले राष्ट्रीय मैच नियंत्रक बन गए हैं। करमाला शेरपा अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायर की भूमिका निभा चुकी हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के 2 एम्पायरों को राष्ट्रीय ग्रेड एम्पायर के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय मैच नियंत्रक के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय नियंत्रण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नवांग लामा और कर्मला शेरपा को राष्ट्रीय एम्पायर के रूप में मान्यता मिली है। यह परीक्षा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहल पर आयोजित किया गया था। नवांग लामा वर्तमान में SRM सिक्किम विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और उन्होंने वर्ष 2022 में स्टेट एम्पायर की परीक्षा पास की थी। वह सिक्किम के पहले राष्ट्रीय मैच नियंत्रक बन गए हैं। स्मरण हो, कर्मला शेरपा अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एम्पायर की भूमिका निभा चुकी है। गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल। और अब बात असम की। G20 देशों का अनुसंधान और नवाचार योजना सम्मेलन शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ में संपन्न हुआ। 2 दिन की इस बैठक में औद्योगिक विकास में चक्रीय और जैव अर्थव्यवस्था के मॉडल पर विचार विमर्श किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने कहा कि विज्ञान में जीवन को बेहतर और रचनात्मक बनाने की अपार क्षमता है। विज्ञान कृषि अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को पुनर्परिभाषित कर सकता है। इस बैठक में G20 और आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 103 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब चलें त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में 13वीं विधानसभा का नई सरकार के साथ पहला सत्र शुक्रवार को अगरतला में शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से शुरू हुई। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य में 16 फरवरी के चुनाव
सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और सभी संबंधित विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय वर्ष 2015-16 के 6,580 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2022-23 तक 13,590 रुपए प्रति माह करने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा विधायक विश्व बंधु सेन ने कांग्रेस के विधायक गोपाल चंद्र राय को पराजित किया। टिपरा मूथा दल के 13 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। सदन में दूसरे सबसे बड़े दल टिपरा मूथा के विधायक अनिमेश देव वर्मा को सदन में विपक्ष का नेता घोषित किया गया। और अब असम की बात। हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा बातचीत कर रहे हैं खुमताई विधायक मृणाल साइकिया के साथ। उनके निर्वाचन क्षेत्र का एक अद्वितीय स्वच्छ गांव और स्वच्छ चाय बागान प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए इन दिनों चर्चा में रहे हैं। आज हम लोग के साथ है असम के गोलाघाट जिला के खुमताई विधानसभा के माननीय विधायक श्री मृणाल साइकिया जी। कुछ दिन पहले एक अनोखा पहल के जरिए वो पूरे देश भर में चर्चा में रहे। वो है क्लीन खुमताई, अर्थात खुमताई समष्टि के जितने भी गांव है सब गांव को मिला के स्वच्छता का प्रतियोगिता आयोजन किया था। इस बारे में और ये अनोखे पहल के बारे में बात करने के लिए माननीय विधायक महोदय आज हम लोग के साथ जुड़े हैं। साइकिया जी, पहले आप बताइए कि ये क्लीन खुमताई जो कंपटीशन थे सब गांव को मिला के या चाय बागानों को मिला के, वो कंपटीशन क्या था और वो पहल आपने क्यों शुरू किया? हम लोग का असम का स्पेशली जो बोलते हैं बेल्ट, असम अपर असम बेल्ट, वो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ग्रीन है, ग्रीनरी है। कोई थोड़ा थोड़ा गंदगी ये खराब होता है देखने में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये साफ सुथरा रखे। और पहले तो 2-3 गांव में ऐसे भी ये अभियान चलता रहता था, स्वच्छता की अभियान। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा जो क्षेत्र है, जो हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुमताई, वो क्षेत्रों की सब गांव में क्यों ना एक कंपटीशन बना के सबको इन्वॉल्व करे और पूरा क्षेत्र हम क्लीन कर ले। इसलिए मैंने सोचा कि एक कंपटीशन रख दूं, क्लीन विलेज कंपटीशन, इंटर विलेज एंड इंटर टी गार्डन क्लीनलीनेस कंपटीशन। ये हमने शुरू किया और डिक्लेयर किया और 4 पार्ट में इसको हम डिवीजन किया मेरा क्षेत्र को, 1, 2, 3, 4 एंड टी गार्डन को अलग करके रख दिया। 24 टी गार्डन मेरा उधर में है, 24 टी गार्डन है और गांव है 148, 148 गांव। तो मैंने पहले डिक्लेयर किया जो गांव ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा वो रजिस्टर करे। तो मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी हो गया कि सारा के सारा गांव, सारा के सारा गार्डन वो लोग ने ज्वाइन कर लिया। तो 148 विलेजेस एंड 24 टी गार्डन हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। तो मैंने 13th को ये ऐलान किया था, 13 फरवरी को। तो 17 में मैंने ऑफिशियली ये स्टार्ट करूंगा बोला था। 17 को द कंपटीशन स्टार्ट ऑन 17 ऑफिशियली एंड 1 तारीख को खत्म होगा, मार्च 1 को मार्च खत्म होगा। खत्म मतलब हम लोग का दृष्टि से वो लोग तो काम तो हमेशा कर सकेगा। तो ऐसे लोग सब गांव का सब आदमी निकल के, पहले 10 आदमी एक गांव में निकला था, तो बाद में देखा गया कि सब फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट सब निकल आया और हम लोग का जवान लोग सब निकल के अपना अपना रास्ता और अपना अपना जो रेसिडेंशियल कैंपसेस है, ये हम लोग का अपर असम का जो आदमी लोग है वो लोग का रेसिडेंशियल कैंपसेस बहुत बड़ा है। उधर में खेती के लिए बहुत बड़ा जमीन है, वो भी साफ करने के लिए मैंने बोला था। अपना घर भी और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नामघर, मंदिर सब सफा करने के लिए मैं बोला था इस कॉम्पिटिशन में। तो सब आदमी निकल के सब ये काम में लग गया। तो 1, 2, 3 में हम लोग लोकली कुछ जजमेंट किया। हम लोग 4-5 आदमी सब गांव में देखा, तो किस लोगों को फाइनल कॉम्पिटिशन से आउट किया। तो 48 को आउट किया, 100 विलेज रह गया और टी गार्डन भी 4 आउट हो गया, 20 रह गया। तो 120 फाइनल कंपटीशन के लिए रह गया। उसके लिए हम लोग 5 टी गार्डन के लिए एक टीम, जूरी टीम और बाकी जो 4 डिवीजन बनाया था उसके लिए 4 टीम निकला, जिसमें एकेडमिशियन था, मीडिया पर्सन था और एडमिनिस्ट्रेशन का लोग था।
तो वो लोग 4 और 5 मार्च को वो लोग निकल गया गांव घूमने के लिए। जब हर एक गांव में हर एक इंस्टीट्यूशन और 2 साल ये अपना इंडिविजुअल रेसिडेंस को देख के मार्किंग किया, मार्किंग करके मुझे ये सील एनवेलप देखे हैं। तो पहले बात था हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर मैं उसको रिक्वेस्ट किया था पहले कंपटीशन शुरू होने से पहले कि वो रिजल्ट सिग्नल करने के लिए आपको जाना होगा, तो उसने भी कंसेंट दिया था। वो मुझे टाइम दिया 17 को 17 को टाइम दिया, वो गया तो वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया। तो गांव में इतना भी खुशी है, कंपटीशन तो कंपटीशन, सब लोग ऐसे खुशी में है कि कंपटीशन मिले या ना मिले, हम लोग का गांव क्लीन हो गया और हम लोग ये क्लीन करके रखूंगा हमेशा। और चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको बोला कि हर साल ये कंपटीशन होगा, तो अभी से कंपटीशन फिर दूसरे साल के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गया, फिर रिजल्ट एक साल बाद फिर दूंगा। और जो आपने जो प्राइजेस डिक्लेयर किए बहुत ही अनोखा प्राइस था कि जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 किलोमीटर पक्के सड़कें होंगे और इस टाइप का, तो वो आइडिया कैसे आया? मुझे गांव वाले लोग हमेशा आता है मेरे पास, बोलता है गांव में जो विलेज रूट है PWD रूट का नहीं, उनको PWD बनाएगा, जो विलेज रूट है उन लोग का बहुत प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन सड़क अच्छा नहीं है सब। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करो, उन लोग को भी एक चांस दो, मेरा भी काम हो जाएगा, सोसाइटी का भी काम हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वो प्राइस रख दूं। तो इसीलिए मैंने रखा कि 1 किलोमीटर फर्स्ट प्राइस 1 किलोमीटर कंक्रीट रूट, तो 5 डिवीजन में 5 किलोमीटर रास्ता हो जाएगा अभी। तो सेकेंड प्राइज रखा, इसे लोगों का गांव में ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहता है, ये आंगनबाड़ी सेंटर रहता है, क्लब से रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है, लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारा घर नहीं है, कोई बोलता है आंगनबाड़ी ये केंद्र ठीक नहीं है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का ठीक नहीं है, वो लोग को फंड चाहिए। तो सेकेंड प्राइज रख दिया 10 लाख रुपया ये सबके लिए। तो MLA जो हमारे लोग का फंड मिलता है, अंतरिक्ष फंड मिलता है, और राज्यसभा MP लोग का फंड मिलता है, तो सबसे दे दूंगा बोला था। फिर थर्ड प्राइज दिया 8 लाख रुपीज, फोर्थ प्राइज दिया 5 लाख रुपीज, फिफ्थ प्राइज दिया 3 लाख रुपीज। तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर जाके तो डबल कर दिया, जो मीनाल से इतना डिक्लेयर किया था मैंने डबल कर दिया। मीन्स एक 1 किलोमीटर रोड मीनाल से ने डिक्लेयर किया था, मैं और एक 1 किलोमीटर रास्ता दे दूंगा आपको, और जो 10 लाख मिला है वो लोग और 10 लाख मेरी तरफ से मैं दे दूंगा, 20 लाख हो गया। एक 20 लाख में तो गांव का सब काम हो जाएगा, जो ये सब काम रहता है। तो अच्छा है, गांव वाला भी एक नया गेम में वो लोग शामिल हुआ, वो लोग खुश है। और खुद का मैंने नहीं बोला कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस साफ करो, गवर्नमेंट का ऑफिस साफ करो, मैंने बोला खुद का घर साफ करो और खुद का गांव साफ करो, यही कंपटीशन है। वो लोग खुश है कि मैं हमारा गांव साफ हो गया, इतना देखने में सुंदर लगता है, असम इस गाँव ऐसे भी ग्रीन है, इसलिए बहुत सक्सेसफुल रहा है। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो स्वच्छता को लेकर बात करते हैं, स्वच्छता मिशन के लिए अगुवाई करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने खुमता में शुरू किया उससे पूरे प्रदेश में कैसा इसका असर होगा और बाकी लोगों को कैसे उत्साह मिलेगा? जब सब लोग जब अभी बात कर रहा है, आप रेडियो से आए मेरा इंटरव्यू लेने से, पेपर में आया है, टीवी से आया है, तो जब बात चल रहा है तो जरूर वो लोग सब में इसका असर पड़ेगा। और CM साहब तो बोला है सब में होगा। और असम में अभी CM साहब एक दिन पहले 16 को जो असम असेंबली में वो डिक्लेयर किया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे साफ सुथरा रहेगा वो तो 100 करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसा डिक्लेयर किया है। तो ये कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है, स्वच्छता की कॉम्पिटिशन, क्लीनलीनेस कॉम्पिटिशन सिर्फ अभी खुमता में नहीं रहा, सब में चला गया। और जैसे हम लोग जानते हैं सब कि खुमता में जो ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र है उसको आपने बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा काम किया। लोगों का अभी उसके लिए कैसा इंकरेजमेंट है? लोग कहाँ से लोग आते हैं वो खुमता घूमने के लिए, देखने के लिए? और बाहर, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पूरे देश भर में चल रहा है, अगर कोई बाहर के लोग खुमता आना चाहे कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, आप ये भी बताइए। हाँ, ये रूरल टूरिज्म हम लोग का गाँव देखने का आदमी आजकल बहुत है, फॉरेन से भी आता है, लोकल टूरिस्ट भी बहुत आता है। ये देखिए गुवाहाटी जो सिटी में रहता है वो लोग गाँव में जाने के लिए वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि क्लीन एयर मिलता है, थोड़ा सेंस ऑफ लिविंग मिलता है। तो हम लोग का उधर में होम स्टे का ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो रहा है, आदमी का घर में लोग रह सकता है ऐसे, और क्लीन घूमता देख सकता है। वो जो टूरिस्ट का फ्लो है वो आ रहा है, वही तो टूरिस्ट सीजन चला गया, नेक्स्ट सीजन से हम लोग का बहुत थोड़ा टूरिस्ट आएगा, हम लोग ये आशा करता है।
जैसे आपने अभी बताया वहाँ के क्लीनलीनेस के लिए आपके जितने भी आपके असेंबली में लोग हैं सब लोग उसके लिए कमिटेड है, डेडिकेटेड है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूज ऑफ प्लास्टिक कि प्लास्टिक का हम लोग रोकथाम करें। तो प्लास्टिक के अगेंस्ट में आपने कैसे काम किया, लोगों को कैसे क्या बताया कि प्लास्टिक का यूज मत कीजिए? तो हम ये क्या है कि प्लास्टिक को जितना हो सकता है आप लोग ये इसको बॉयकॉट करिए। एक बैग जब घर से निकलते हैं तो एक बैग लेके जाइए। प्लास्टिक कैसे आता है, हम लोग बाजार करते हैं प्लास्टिक बैग से, घर से बैग लेके नहीं जाता है। और बाकी दूसरा जो आता है एक जगह में स्टॉक कीजिए, इधर उधर मत फेंकिए, लिटरिंग मत कीजिए। और वो जो भी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है रिसाइकल, एवरी ब्लॉक में एक रिसाइकल यूनिट बढ़ेगा तो उधर में अभी डिपोजिट करने से हो जाएगा। और ये सेल भी होता है, आदमी लोग पैसा कम मिलता है और उसको जुटाना पड़ता है इसलिए वो नहीं रखते हैं। सेल भी होता है, प्लास्टिक बोतल वगैरह सब सेल होता है। तो गंदगी मत फैलाइए, सब क्लीन रहिए। और क्लीनलीनेस मतलब हेल्दी, जितना साफ सुथरे रहेंगे उतना बीमार कम आएंगे, लाइफ अपना बढ़ेगा। और जैसे ये अपनी अनोखा पहल इस बार शुरू किया खुमटाई में और आपसे एनकरेज होकर बहुत सारे माननीय विधायक और मंत्री जी ने भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो आने वाले दिनों में आप और इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे और इस जो आपने जो इनिशिएटिव लिया, ये पहल लिया, आप इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? ये तो आगे बढ़ते रहेगा। आदमी का दिल में जब घुस गया, बच्चे का दिल में क्लीन रहना चाहिए, घुस गया। बाकी हम कोशिश करेंगे कि सब सेल्फ रिलायंस बने। सिर्फ सरकार नौकरी देगा, हम नौकरी करेगा, फिर हम शादी करेगा फिर खाएगा, ऐसा नहीं। सेल्फ रिलायंस, खुद करेगा खुद खाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ वो लोग सबको इंस्पायर करने के लिए। जी माननीय विधायक जी, आपने हमें समय दिया, फिर इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मृणाल साइकिया के साथ हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की बातचीत। और चलने से पहले एक रोचक जानकारी आपके लिए। हर किसी के दिल में कोई ख्वाहिश होती है, कोई सपना होता है। असम के सिपाझार के एक दुकानदार मोहम्मद सैदुल हक ने अपनी गाढ़ी कमाई से स्कूटर खरीदने का सपना पूरा किया। इसमें गौरतलब ये है कि श्री हक 2 पहिया वाहन खरीदने का सपना पिछले करीब 5-6 वर्ष से अपनी आंखों में देख रहे थे। पिछले कुछ समय से वे 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के जमा कर रहे थे। जब स्कूटर खरीदने के लायक पैसा उन्होंने जमा कर लिया तो वो सारे सिक्के एक थैले में भरकर जा पहुँचे 2 पहिया स्कूटर के शोरूम में। उन्होंने रुपए से भरा थैला सौंपा और अपना मनचाहा स्कूटर ले लिया और साथ ही पूरा किया अपना सपना जो वो बहुत अरसे से देख रहे थे। 2 पहिया शोरूम के मालिक श्री हक के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की और भविष्य के प्रयासों के लिए श्री हक की सफलता की भी कामना की। पूर्वोत्तर डायरी के लिए नियत समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का रहेगा इंतजार। अब अनुमति दीजिए आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।